बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेम लाइक चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मतलब बच्चों के अंदर रिगार्डिंग द मसल्स एंड बोन्स जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेडियल हेड सबलक्सेशन। ठीक है जी। सबलक्सेशन का मतलब होता है पार्शियल डिसलोकेशन। अगर दो बोन्स आपस में मिले हैं, ज्वाइंट बना चुके हैं, अगर वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो पार्शियली सेपरेट हो जाए तो उसको हम सब लक्सेशन कहते हैं। देखें यहाँ पे ये ह्यूमरस है फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज नाउ द एल्बो ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है? एल्बो। क्योंकि जो ह्यूमरस है अपर लिम्ब के अंदर वो अल्ना और रेडियस के साथ जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ एल्बो ज्वाइंट। अब ये अल्ना बोन है, दैट इज अल्ना एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस। अगर इस रेडियस हेड की पार्शियल सेपरेशन हो जाए अल्ना से तो इसको हम रेडियो अल्नर सबलक्सेशन या रेडियल हेड सबलक्सेशन कहते हैं। इसको हम नर्स मेड एल्बो कहते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाउस मेड नी प्री पटेलर बर्साइटस होता है, इस तरह रेडियल हेड सबलक्सेशन को हम नर्स मेड एल्बो कहते हैं। It is due to common elbow injury in a children less than 5-year-old, caused by sudden pull on the arm, immature annual ligament slip over the head of radius। क्योंकि जो अल्ना के अंदर एनुअल लिगामेंट है दैट इज इमेच्योर बिकॉज द एज ऑफ द बेबी शुड लेस देन 5 ईयर। इतने कम उम्र में जो एनुअल लिगामेंट है, ज्यादा जोर से अगर हम पुल करें बच्चे को आर्म से तो जो इनर एनुलर लिगामेंट है ये वाला, ये रेडियल हेड से मिसप्लेस होता है। दैट लीड टू अ कंडीशन नोन एज रेडियल हेड सबलक्सेशन। इंजरी आर्म हेल्ड इन स्लाइटली फ्लेक्स एंड प्रोनेटेड पोजीशन। आप लोग को एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि नर्स मेड एल्बो के अंदर द मोस्ट लाइकली सबलक्सेशन अकर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, दैट इज कॉल्ड रेडियल हेड सबलक्सेशन। इसके बाद है ओसगुड स्केलेटल डिजीज। इसको हम OSD कहते हैं। OSD स्टैंड फॉर Osgood Schlatter disease. It is also known as traction apophysitis. Overuse injury caused by repetitive strain and chronic avulsion of secondary ossification center of the proximal tibial tubercle। अगर हम बार बार repetitive strain और ओवर यूज करें and there is something, for example, there is avulsion or there is some fracture in the proximal tibial tubercle, that is called traction apophysitis। it is occur in adolescent after growth spurt, and that is common in runner and jumping athletes present with progressive anterior knee pain। इसके अंदर क्या होता है, जो टीबिया बोन है वो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट इन द नी ज्वाइंट। अब इसमें आप लोगों ने याद ये रखना है कि इसके अंदर नी ज्वाइंट के अंदर पेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट वन कि यहाँ पे अगर ये देखे ये फीमर है एंड दैट इज द टीबिया, और इसके सामने जो नी कैप है दैट इज कॉल्ड पटेला। और पटेला बोन जो है ये टीबिया के साथ अटैच है बाय द हेल्प ऑफ पटेलर टेंडन। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड टीबियल ट्यूबरोसिटी। इसके अंदर जो टीबियल ट्यूबरकल है या ट्यूबरोसिटी है, अगर इससे एक स्पर, स्पर से मुराद होता है आउटग्रोथ, ये बाहर निकले और रनर या जंपिंग के अंदर इसकी इवल्जन हो जाए, ये फ्रैक्चर्ड हो जाए, तो उसको हम ओसगुड स्केलेटर डिजीज कहते हैं। फिर इसके बाद है पटेलो फीमोरल सिंड्रोम। पटेलो फीमोरल सिंड्रोम इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। It is the overuse injury that commonly present in young female athlete is the anterior knee pain, exacerbated by prolonged sitting or weight bearing on flexed knee। क्योंकि यहाँ पे अगर ये फीमर है and that is called the tibia, तो इसके सामने जो बोन आ रहे हैं that is called patella। अगर एक बंद इस तरह बेंड नी के साथ ज्यादा देर तक बैठा हो और उसने वजन भी उठाया हो तो मतलब वेट बेयरिंग कंडीशन लॉन्ग टाइम फ्लेक्स नी के अंदर, या एक पेशेंट है उस मतलब यह है कि ज्यादातर वो प्रोलॉन्ग सेटिंग में, दोनों कंडीशन के अंदर द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पटेला एंड फीमर पेन, दैट इज कॉल्ड पटेलो फीमोरल सिंड्रोम। नाम से पता चलता है कि इसमें पटेला और फीमर का मसला होता है। फिर इसके बाद developmental dysplasia of the hip, that is the abnormal acetabulum development in the newborn। acetabulum is a cavity which mainly forms joints। risk factor is breech presentation। इसका मतलब यह है कि ऐसा प्रेजेंटेशन गायनकोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह स्टेप 2 में, if anyone to interested they want to study with me, we will discuss there कि presentation of baby, कि बच्चे की अगर presentation during the birth, that is presentation of the baby अदर देन हेड, अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड के अलावा कोई और हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन। हम इंशाल्लाह फिर गायनी में पढ़ेंगे फुट लिंक ब्रीच अलग है, कंप्लीट ब्रीच अलग है।
और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हम पढ़ेंगे। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर स्टेबुलर डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल होती है, रिजल्ट इन हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी और डिसलोकेशन। व्हाई? बिकॉज व्हेन हेड ऑफ द फीमर they fit with the acetabular cavity, they form the what answer is femoral joint। लेकिन अगर कैविटी नहीं बनी है, acetabular cavity नहीं बनी है, तो head of the femur will not fit, so that will leads to joint dislocation and joint instability। It is commonly tested with ortholani and Barlow maneuver. Manipulation of newborn hip reveal a clunch confirmed through ultrasound, X-ray not used until the 4 to 6 month। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एग्जाम के अंदर आता है कि अगर एक बच्चा है 2 महीने या 3 महीने का और उसको हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ एसिटेबुलम, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? आंसर इज अल्ट्रासाउंड, बिकॉज एक्सरे के अंदर 4 से 6 महीने ये हम पिकअप नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है बिकॉज कार्टिलेज इज नॉट ओसिफाइड टू सी ऑन द एक्सरे। फिर है लेग काल्व्यू परतीस डिजीज, इट इज कॉल्ड इडियोपैथिक एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड। अगर फीमोरल हेड को ब्लड सप्लाई कम हो जाए जिसकी वजह से वहां की लोकल सेल की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड एवस्कुलर necrosis of femoral head, and that is known as Liv-Calvio-Perthes disease, commonly present between 5 to 7 years with insidious onset of hip pain that may lead to child to limb। More common in male, ratio 4:1, कि 4 time is more common in male as compared to female, and initial X-ray often normal। क्योंकि ये बच्चे होते हैं तो उनमें जो इनिशियल एक्सरे है वो कॉमन मतलब नॉर्मल है, लेकिन 5 से 7 साल उम्र के बच्चों में इडियोपैथिक अननोन रीजन की वजह से अगर फीमोरल हेड की क्या हो जाए नेक्रोसिस, वहां की लोकल सेल की डेथ हो जाए, तो उसको लेग काल्व्यूपैथीज डिजीज कहते हैं। फिर इसके बाद है स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिपाइसिस, इट इज क्लासिकली प्रेजेंट इन ओबीस यंग एडोलेसेंट with hip or knee pain and altered gait, the way the person walk will be abnormal। increase axial force on femoral head, जब femoral head पे axial force ज्यादा होता है, that will amplify displays relative to femoral neck। देखे ना, अब आप लोग को देखे ये बिल्कुल इसके अंदर फिट है, ये ठीक है, लेकिन ये अगर देखे दैट इज डिस्प्लेस एपिफाइसिस देन द फीमोरल हेड लाइक अ स्कूप ऑफ आइस क्रीम स्लिपिंग ऑफ अ कोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे हो। नाम से पता चलता है स्लिप्ड कि जो एपिफाइसिस है वो हमारे पास स्लिप्ड होगी फीमोरल हेड से। और आप लोग को पता है कि जो फीमोरल नेक है और हेड है उसके दरमियान जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रहेगी। और इसकी एग्जांपल ये है जिस तरह स्कूप ऑफ आइस क्रीम है वो जनाब कौन से क्या हो जाए स्लिप हो जाए, एंड दैट इज डायग्नोज बाय एक्सरे। ये चीजें आप लोग को इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज नॉट दैट मच कॉमन एनोमली। जस्ट नाम पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा बोन इन्वॉल्व होता है या किस कंडीशन के अंदर कौन सा ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉमन पीडियाट्रिक फ्रैक्चर। अब इधर कंडीशन पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कॉमन पीडियाट्रिक के अंदर कॉमन है। देखिए थोड़ा सा अब आते हैं कि व्हाट आर दीज फ्रैक्चर। थोड़ा सा देखिए, नंबर 1 ये जो बोन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, क्योंकि इसके अंदर जो बोन को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज रिजर्व। इसका मतलब यह है कि बोन की जो कंटिन्यूटी है वो क्या है, वो रिजर्व है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। अब अगर बोन की जो टुकड़े हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। अगर यहाँ पे जो बोन है ये इनिशियली बेंड हो जाए और फिर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर हम बाहर से ऊपर से हम एक्सियल फोर्स अप्लाई करें, जिस तरह कोई बंदा खड़ा हो और अब उसके सर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करे और बंदा ज्यादा जोर की वजह से बैठ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो फ्रैक्चर होता है उसको हम टोरस फ्रैक्चर। टोरस फ्रैक्चर के अंदर एग्जाम क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टोरस फ्रैक्चर के अंदर जो एमसीक्यूज है ये इसलिए है कि भाई वो फ्रैक्चर बोन के अंदर जो एक्सियल फोर्स लगाने की वजह से हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टोरस फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर एक्सटेंडेड पार्ट वे थ्रू द वाइट ऑफ द बोन। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि कंप्लीटली जो बोन है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज फॉलोइंग बाई बेंडिंग स्ट्रेस। इसका मतलब यह है ऐसा फ्रैक्चर जिसमें इनिशियली बोन बेंड हो जाए और फिर टूट जाए बट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर। द बोन फेल ऑन टेंशन साइड कंप्रेशन साइड इंटैक्ट।
मतलब ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल टेंशन साइड है वहां पे बोन रेजिस्ट नहीं करता, कंप्रेशन साइड पे इंटैक्ट होता है, ठीक है जी। बोन इज बेंड लाइक अ ग्रीन ट्विग। इस तरह एक ग्रीन स्टिक है हमारे पास, जिस तरह आप दरख्त से कोई कच्ची सी, मतलब यह है कि दरख्त से कोई ग्रीन स्टिक ले ले, तो अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करें वो इनिशियली बेंड होगी, बेंड होने के बाद दोबारा क्या होगी, वो कर्व होगी, देन टूट जाएगी। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें इनिशियली बोन बेंड होता है और फिर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की शिकार होती है, उसका नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। अब आते हैं टोरस फ्रैक्चर, क्या है? एक्सियल फोर्स अप्लाइड टू द इमेच्योर। अगर हम बच्चों के अंदर इमेच्योर बोन पे एक्सियल फ्रैक्चर अप्लाइड करें एंड दैट लीड टू कार्डियक बकल ऑन कंप्रेशन लाइक कनकेव, इसमें एक कनकेविटी बन जाती है। इसका मतलब यह है दैट इज नोन एज टोरस फ्रैक्चर। टेंशन साइड रिमेन सॉलिड। इसमें टेंशन साइड क्या होता है, दैट इज फेल। द टेंशन साइड विच इज फेल इन द बोन, थिंक अबाउट ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर। और वो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें असल में ये चीज याद रखना है, टी फॉर टेंशन, टोरस के अंदर टेंशन, और यहाँ पे आर फॉर रिमेन, जो टेंशन साइड है दैट विल रिमेन इंटैक्ट, दैट इज सॉलिड। थिंक अबाउट द टोरस बकल फ्रैक्चर। लेकिन एग्जाम में आता है कि ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर की मैकेनिज्म क्या है। इसमें बोन इनिशियली बेंड होगी और इसके बाद टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग फॉलोड बाय फ्रैक्चर। और इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जो बोन है वो उस पे एक्सियल फोर्स लगा के कनकेविटी पैदा करे, तो उसको हम टोरस फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद है ए कॉन्ड्रोप्लेजिया। ए मीन एब्सेंट, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, और प्लेजिया मीन नंबर ऑफ सेल। इट इज द फेलियर ऑफ longitudinal bone growth like endochondral ossification and that will leads to short limb. As I told you कि हमारे पास जो बोन्स है वो दो तरीकों से बनते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन एंड इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। वो बोन जो प्रीवियसली कार्टिलेज मॉडल से बनते हैं वो एंडोकॉन्ड्रल है, और वो बोन जो मीजनकाइम या कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीजनकाइमल ओसिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि जो एंडोकॉन्ड्र एकोन्ड्रोप्लेजिया है इसमें एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं होगी। तो जो हमारी लिम्स की बोन है वो तो कार्टिलेज से बनती है, अगर कार्टिलेज बनाने के लिए सेल एब्सेंट हो जाए तो फिर क्या होगी, फिर लिम्स की जो बोन है वो बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, शॉर्ट लिम। बट मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इज नॉट अफेक्टेड, लीडिंग टू लार्ज हेड रिलेटिव टू द लिम्ब। इन लोगों में अगर आप देखें एकोन्ड्रोप्लेजिया की पिक्चर अगर आप लोग गूगल से देखें, इन लोगों की जो हेड साइज है relative to their arm, that will be more. The reason is the membranous ossification is intact, endochondral ossification is lost. Constitutive activation of fibroblast growth factor receptor 3 usually inhibit chondrocyte proliferation. More than 85% of mutation occurs sporadically, but it is autosomal dominant with full penetrance. Exam के अंदर आ जाए कि what is the genetic inheritance of achondroplasia, that is called autosomal dominant, याद रखें। और इसमें लेके associate with increased paternal age, most common cause of short limb dwarfism। इसका मतलब यह है कि इसमें जो फॉर एग्जांपल पेशेंट आते हैं उनकी जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जिसको हम एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, दे आर वेरी वेरी शॉर्ट। और इसके पीछे रीजन ये है कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बोन किससे बनती है, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से। लेकिन जो स्कल है या जो हमारी एक्सियल स्केलेटन स्कल है या मैंडिबल है ये तो मेम्ब्रेनस से बनते हैं। तो इन लोगों की जो स्कल है दैट इज रिलेटिवली लार्ज एज कंपेयर टू लिम्ब। द कंडीशन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड दैट इज नोन एज achondroplasia। इसके बाद आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन बोन, पोरोसिस मीन पोर्स। इट इज a trabecular, spongy and cortical bone loss mass despite normal bone mineralization and lab value will see serum calcium and phosphate। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो ओस्टियोपोरोसिस है इनकी मैकेनिज्म क्या है। In this condition, most commonly, that is due to increased bone resorption, increased osteoclastic cell number and activity। नंबर वन, ओस्टियोपोरोसिस के अंदर एक मसला ये है कि इसमें तो एक ओस्टियोक्लास्ट की नंबर बढ़ेगी, और जितना ओस्टियोक्लास्ट बढ़ेगी वो क्या करेगी, क्लीव करेगी, बोन को लाइस करेगी, रिजॉर्व करेगी। तो ओस्टियोक्लास्ट नंबर और एक्टिविटी दोनों बढ़ेगी, विच लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन। रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, ओल्डर एज, सिगरेट स्मोकिंग, दीज ऑल आर दी रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ओल्डर एज के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, और हमने कहा था एस्ट्रोजन एज अ व्हाट, ओस्टियो प्रोटेक्टिव, ये बोन के लिए प्रोटेक्टिव है, क्योंकि एस्ट्रोजन इट कीप द ओस्टियोब्लास्ट हाई
एंड डिक्रीज ओस्टियोक्लास्ट। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जब कम होता है तो फिर बोन के अंदर वीकनेस के चांसेस ज्यादा होती है। इट मे बी ड्यू टू सेकेंडरी टू ड्रग लाइक स्टीरॉयड, अल्कोहल, anticonvulsant like those drugs used in epilepsy, anticoagulant and thyroid replacement therapy. Other conditions like hyperparathyroidism, hyperthyroidism, multiple myeloma, malabsorption syndrome, and anorexia. These all are the most important clinical condition that may lead to direct or indirect osteoporosis. अब जो ओस्टियोपोरोसिस है इसमें जो मेन चीज आप लोगों ने समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, और जब हम डायग्नोज करें हाउ वी कैन ट्रीट द कंडीशन। देखिए, इट इज डायग्नोज बाय डेक्सा स्कैन। डेक्सा से मुराद यह है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, दैट इज कॉल्ड डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। इसके जरिए हम क्या चेक करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड बोन मिनरल डेंसिटी, BMD। द osteoporosis bone mineral density is checked by a procedure known as DEXA that is done at lumbar spine, total hip and femoral neck। इसके अंदर हम एक स्कोर करते हैं that is called T score। अब T score के बारे में याद रखें, if it is less than -2.5 R by fragility fracture fall from standing height at hip vertebra, one time screening recommended in female more than 65-year-old। अब इसका मतलब यह है कि जो एक पेशेंट है, जो टी स्कोर है, ये हमें कौन बताएगी, ये हमें रेडियोलॉजिस्ट बताएगी। तो डेक्सा स्कैन के ऊपर अगर किसी का टी स्कोर लेस देन -2.5 आ जाए, थिंक अबाउट रिस्क ऑफ एंड थिंक अबाउट डायग्नोस्टिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या करेंगे, रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक थ्रूआउट द चाइल्डहुड। अब यहाँ पे एग्जाम के अंदर याद रखें कि जो ओस्टियोपोरोसिस है इसमें जिस सेल का लेवल ज्यादा है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये तो क्या करेगा, ये बोन को रिजॉर्व करेगा, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करें, एंड द ड्रग नेम इज कॉल्ड बिस्फॉस्फोनेट। वो कौन से है, बिस्फॉस्फोनेट। तो आप लोगों ने याद रखना है, bisphosphonate is the drug which inhibit osteoclast activity and increase osteoblast activity, like triparatide, SERM, denosumab, monoclonal antibody against RANKL। इसको आप लोग हाईलाइट करें, the therapeutic antibody will be given in osteoporosis if medical treatment fail to work। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना कर सके और वो रिस्पांस ना दे तो हम फिर आखिर में क्या देंगे, थेराप्यूटिक एंटीबॉडी दैट इज नोन एज डीनोसोमाब। इसको हम क्या कहते हैं, डीनोसोमाब। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास द मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड इट कैन लीड टू वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, acute back pain, loss of height, kyphosis mean that is called curving of the back, also present with fracture of femoral neck or distal radial fracture known as Colles। क्योंकि जब osteoporosis होता है तो उसमें क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि osteoporosis के अंदर द बोन बिकम वेरी वेरी वीक, और जहाँ पे बोन वीक होती है तो थोड़ा सा फ्रैक्चर होने से फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ बोनी फ्रैक्चर्स। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल ये टी स्कोर जो आप लोग को मैंने बताया है, ये वाला जो टी स्कोर है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आई थिंक इस पे बात करनी चाहिए। देखिए, हम जब ओस्टियोपोरोसिस के लिए एक टेस्ट करते हैं उसका नाम होता है टी स्कोर। ये सीखने की कोशिश करें। टी स्कोर जो है हम यहाँ पे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये +1 है, फिर 0 है, तो 0 के बाद अगर हम नीचे आएंगे तो -1 है, फिर इसके बाद -2 है, फिर इसके बाद -2.5 करें, और फिर -3 आ जाए, क्या है, -3, दैट इज कॉल्ड -3। अब देखिए ये +1.0 है, ये तो बिल्कुल मतलब 0 है, दैट इज 0, ये -1.0 है, और ये -2.0। ये इस तरह हमारे पास रीडिंग होता है। अगर एक पेशेंट है उसका हम डेक्सा करें और उसका जो बोन मास डेंसिटी है, क्या है, बोन मास डेंसिटी, वो हमारे पास आ जाए इस -1 से +1 के दरमियान, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। वो क्या है, नॉर्मल। द BMD एंड डेक्सा स्कैन -1 से +1 तक दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। वो क्या है, नॉर्मल है। अगर 2.1 से यहाँ पे आ जाए दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल -1, दैट इज नोन एज लो बोन मास। इसको क्या कहते हैं, लो बोन। और अगर टी स्कोर जो है डेक्सा स्कैन के ऊपर लेस देन मतलब -2.5 से, मैंने कहा लेस देन, -2.5 से भी लेस देन आ जाए, दैट विल बी नोन एज
ओस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आप लोग को आना चाहिए। तो मैं चाहता कि इस पे आप लोग को बात करूं, एंड आई थिंक दैट विल बी मेक अ वेरी वेरी ग्रेट डिफरेंस इफ यू लर्न। सो डेक्सा स्कैन, अगर बीएमडी बोन मास डेंसिटी -1 से +1 के दरमियान है वो नॉर्मल है, -1 से 2.5 -2.5 के दरमियान है, दैट विल बी शोज लो बोन मास विच इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। और अगर -2.5 से नीचे आ जाए then डेफिनेटली उस पेशेंट को क्या होगी? ओस्टियोपोरोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड ओस्टियोपेट्रोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेट्रोसिस में फर्क है। अब देखें, इट इज द फेलियर ऑफ नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन ड्यू टू डिफेक्टिव ओस्टियोक्लास्ट। इट लीड्स टू थिकन dense bone that are prone to fracture। very very easy। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, ओस्टियोपेट्रोसिस के अंदर ओस्टियोक्लास्ट आर डिफेक्टिव। देखिए, ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाले हैं और ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजर्व करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ओस्टियोक्लास्ट चाहिए नहीं। यार, इंसान जब घर बनाता है या कमरा बनाता है, तो जहाँ पे हम प्लेस्तर करते हैं, लंटर वगैरह, तो वहाँ पे जब हम ज़्यादा मसाला डालते हैं, ज़्यादा फॉर एग्जांपल हम सीमेंट डालते हैं, तो हम फिर इस तरह एक जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम उसको फिर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सीमेंट है उसको हम ख़त्म कर दें, ताकि इसकी जो सरफेस है वो एक जैसा हो जाए। तो अगर बोन जो है, बोन ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा बनाए, तो इस ज्यादा बोन को खत्म करना ओस्टियोक्लास्ट का काम है, दैट वी नीड इट। बट ओस्टियोपेट्रोसिस के अंदर जो नॉर्मल बोन की रिजॉर्प्शन है ओस्टियोक्लास्ट की वजह से वो क्या होती है? वो डिफेक्ट होती है। तो ओस्टियोब्लास्ट काम करता जाएगा, द बोन बिकम थिकन डेंस एंड दैट बिकम वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर। इसमें म्यूटेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 की है, impaired ability of osteoclast to generate acidic environment necessary for bone resorption। poor growth of cortical bone fill marrow space lead to pain cytopenia। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बोन बनेगी तो मेरो ज्यादा बनेगी, मतलब जो येलो मेरो है उसके अंदर फिर बोन सर एक मतलब देर इज नो रियल ब्लड सेल प्रोडक्शन दैट लीड टू एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपियोसिस। इट कैन रिजल्ट पेनल नर्व इम्पिंजमेंट एंड paralysis ड्यू टू narrowed foramen। एक्सरे शो diffuse symmetric sclerosis that is called bone in the bone, like called stone bone, इसको क्या कहते हैं? stone bone। and bone marrow transplant and potential curatives osteoclast are derived from monocyte। तो दो बातें, ऐसा कंडीशन जिसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए और बोन को खाने की काम इतना ज्यादा करे कि द बोन बिकम वेरी वीक एंड इंक्रीज या प्रोन फॉर फ्रैक्चर, थिंक अबाउट ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन वो कंडीशन जिसमें ओस्टियोक्लास्ट जो है वो ज्यादा काम ना करे, बोन रिजॉर्प्शन खराब हो जाए और बोन के ऊपर बोन बनता जाए विच लीड टू फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। तो एक्सरे के अंदर बोन इन बोन या स्टोन इन द बोन इज अ हॉल मार्क ऑफ व्हाट आंसर इज ओस्टियोपेट्रोसिस। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओस्टियोमलेशिया इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी दैट इज कॉल्ड इन एडल्ट्स, और रैकेट जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। इट इज अ डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ओस्टियाइड दैट इज ओस्टियोमलेशिया और कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट रैकेट्स दैट इज ओनली इन चिल्ड्रन। एंड मोस्ट कॉमनली बोथ आर कंडीशन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। एक्सरे के अंदर अगर हम देखते हैं ओस्टियोपीनिया, बोन के सेल जो है वो डिक्रीज होंगे। सूडो फ्रैक्चर एंड ओस्टियो मलेशिया, कहते हैं कि ओस्टियो मलेशिया के अंदर सूडो फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होती है। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, एपिफाइसियल वाइडनिंग, मेटाफाइशियल कपिंग एंड फ्रैंक इन दी रैकेट्स। चिल्ड्रन विद रैकेट्स हैज पैथोलॉजिकल बो लेग्स। देखिए, बच्चा जब आएगा तो इसकी जो लेग है ये इस तरह बाहर की तरफ इस तरह निकलेगी, दैट इज कॉल्ड बो लेग्स। तो इससे बच्चे की जो गेट है, जो चलने की अंदाज है, वो भी खराब होगी, लीडिंग टू जीनो वेरम। सो बोइंग ऑफ लेग्स, वाइटनिंग ऑफ द नी जॉइंट ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, कंडीशन इज कॉल्ड जीनो वेरम, दैट इज बीड लाइक कोस्टोकोंडल जंक्शन एंड दैट इज क्रेनियोटेबिस या सॉफ्ट स्कल इसको कहते हैं। अब इसके बाद देखे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम कम होगी तो पीटीएच हार्मोन ज्यादा होगा, और इसमें क्या होता है, देयर इज डिक्रीज फॉस्फेट, और हाइपर एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट की वजह से क्या होगी, इंक्रीज एएलपी। लेकिन आराम से आहिस्ता अगर आप लोग एग्जाम के अंदर आ जाए कि व्हाट इज ओस्टियोमलेशिया एंड व्हाट इज रैकेट्स, तो दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, एक बच्चों में है और एक किसके अंदर है, दैट इज इन दी एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर अगर विटामिन डी की कमी आ जाए
थिंक अबाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बच्चों में रैकेट से, अगर बड़ों में है दैट इज कॉल्ड ओस्टियो मलेशिया। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता चलूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो ओस्टियो मलेशिया है, इसमें अगर हम देखते हैं कि भाई विटामिन डी को क्या होगा या फास्फेट को क्या होगा, ओस्टियो मलेशिया में विटामिन डी कम है, तो भाई डेफिनेटली कैल्शियम भी कम होगी। तो जब कैल्शियम कम है तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पीटीएच रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ओस्टियो मलेशिया के अंदर the calcium is low, that is characterized by increased PTH, और जब ये ज्यादा काम करेगी किस पे, बोन पे, there is increased ALP। that is what all about from today lecture, और इंशाल्लाह इसी के साथ आज हम दूसरा लेक्चर भी लेंगे। stay tuned, see you soon, अल्लाह हाफिज।